गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में वापस एक साथ हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो अच्छे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक्स है कि ऑब्जेक्टिव्स एट जूनियर लेवल। जूनियर लेवल का मतलब है कि जो निम्न माध्यमिक स्तर होता है या उससे पहले पूर्व माध्यमिक स्तर की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है वो हम द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार कर रखी है। तो जो जूनियर लेवल होता है यानी कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम डालना चाहते हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स का हम निर्धारण करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हम उन्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो किस आधार पर पढ़ा रहे हैं, किस किस बातों की जानकारी उनको होनी चाहिए, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इन सबको आज हम ध्यान में रखते हुए और बात करेंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स एट जूनियर लेवल। और इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ओम कोठारी परिवार की तरफ से। और आज हम हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम यह बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन यानी कि इसका क्या परिचय है। एलिस स्ट्रॉन्ग वंस प्रोक्लेम्ड, एलिस स्ट्रॉन्ग एक शिक्षाविद हैं। ये इंग्लिश जब भाषा अपनी नहीं है तो अपने शिक्षाविद में जो आपको नाम देखने को मिलेंगे ये भी फॉरेन कंट्रीज़ के मिलेंगे। फॉर अस हु स्पीक इंग्लिश एवरीथिंग, इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ आवर लाइफ। इन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं ये हमारे लिए सब कुछ है, यानी कि हमारे लिए जीवन जैसा है। अगर यहाँ पे जो अंग्रेजी है ये एक विषय के रूप में नहीं है बल्कि हमारे जीवन के रूप में है। तो एलिस स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रॉन्ग ने कहा था, प्रोक्लेम यानी कि दावा किया था कि हम लोगों के लिए अंग्रेजी बोलना हमारे जीवन की तरह है। बट लेकिन हमारे यहाँ पे स्थिति अलग है। हम भारत के निवासी हैं और जो हमारी भाषा है वो हमारे लिए हिंदी है। यही हमारी मातृभाषा है, यही हमारे भाषाओं की प्रमुख रूप से जो विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं वो हिंदी है। बट दिस इज़ नॉट फॉर इंग्लिश इन इंडिया बिकॉज हियर इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन ये जो स्थिति है ये स्थिति हमारे देश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंग्लिश है ये हमारे यहाँ पे एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। इट इज़ टॉट सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल्स। हमारे यहाँ पे द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। ये हमारी सहायक भाषा हो सकती है लेकिन ये हमारी मातृभाषा नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ये कहना कि अंग्रेजी भाषा हमारे लिए जीवन है ये निस्वार्थी गलत है। बिल्कुल आप कहें कि इसे हम सिरे से खारिज कर सकते हैं। हमारे लिए जितनों ने इतनी डीप थॉट दिया है इंग्लिश के लिए, इतना ही डीप थॉट हमारे लिए हिंदी का है। ये हमारे लिए एक विदेशी भाषा है और द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हमें इसने स्वीकार किया है। इससे पहले भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो अंग्रेजी भाषा है इसको हमारे देश में 10 वर्ष तक बढ़ाया गया था, 15 वर्ष तक के 15 वर्ष तक हम इसको सहायक भाषा के रूप में प्रयोग में करेंगे लाएंगे। और इसके बाद हम सारे ही हमारे जो शैक्षणिक और अन्य कार्य हैं वो हमारी मातृभाषा में करने लग जाएंगे। हिंदी को हम मातृभाषा बनाना चाहते थे परंतु जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया और हिंदी को हम हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं कर पाए। वर्तमान में अनुच्छेद 343 के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अभी तक हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। और जब तुरंत ही 1947 के बाद इतना संभव नहीं था कि हर चीज़ को आप हिंदी में कन्वर्ट कर देते या हिंदी में हम जो अंतर्राज्य संबंध है वो चलाने में सक्षम होते, क्योंकि संगठित स्वरूप नहीं था भारत का। आपको भी पता है भारत का जब गठन किया गया, भारत देश को बनाया गया तो अंग्रेजों ने एक शर्त रख दी थी कि जो चाहे वो भारत में मिले और जो नहीं चाहते वो अपना स्वतंत्र राष्ट्र
रख सकते हैं। तो राष्ट्र अलग अलग आधार पर बने थे, बहुत मुश्किल से इसका गठन किया जा रहा था। इस वक्त भाषा के बारे में सोचना समझना या उनको प्रमुखता देना वो संभव नहीं था। तो इस वजह से कोशिश की गई कि भाषा को दूसरा मुद्दा बनाते हुए सबसे पहले गठन किया जाए। गठन करा था तो इन जो शर्तें थे, जो प्रपत्र थे, उन पे साइन करे थे, तो उनमें एक भाषा भी एक मुद्दा हुआ करती थी। दक्षिण भारत पहले से ही डेवलप था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनकी भाषा के ऊपर उनको कोई और भाषा थोपी जाए। वो तमिल के साथ उनकी मातृभाषा थी और अंग्रेजी वो बोल सकते थे, लेकिन वो हिंदी नहीं बोलना चाहते थे। तीव्र विरोधी थे वो हिंदी के। तो हम कैसे ना कैसे उनको नहीं मना पाए और संविधान का जब निर्माण हुआ तब सबसे ज़्यादा जो बहस का ज्वलंत मुद्दा बना था वो भाषा बनी थी। बहुत सारे सेशन हुए इसके लिए, लेकिन कोई भी एक राष्ट्रभाषा बनाने पर सहमति नहीं बन पाई। तो अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन ये अनवरत रूप से आज तक हमारी सहायक भाषा के रूप में कार्य कर रही है। इट्स टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल्स इंस्पायर्ड बाय वन एम। अगर हम इसके इंग्लिश की टीचिंग और लर्निंग की बात करते हैं तो ये एक उद्देश्य का निर्धारित करती है। दिस एम कैन बी अचीव्ड बाय एक्वायरिंग प्रैक्टिकल कमांड ऑफ इंग्लिश। और ये जो लिटरल एम है ये एक प्रैक्टिकल कमांड होता है इंग्लिश पे, जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी कार्यकारी भाषा बना के इसका उपयोग कर सकते हैं। येट जबकि हम देखें क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, अगर हम इसका देखते हैं कि व्हाट इज़ द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देन वी कैन से कि क्लियर कट ऑब्जेक्टिव शुड be stated that good planning can be done and right type of methods and techniques teaching can be adopted as point out। ये point out की गई थी बाय जी गरी के द्वारा, पी गरी के द्वारा। और इन्होंने ये बोला था कि अगर हम बात करें क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स की तो हमें क्या करना चाहिए कि एक सही तरीके का प्रणाली, सही तरीके की तकनीक, सही तरीके की प्रविधियाँ, विधियाँ इसको अडॉप्ट करें। और इनको पॉइंट आउट किया था पी गरी ने। द केयरफुल थिंकिंग आउट ऑफ अ डिटेल्ड एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फॉर द लेसन्स विल डू मोर देन ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स। तो इन्होंने कहा था केयरफुल थिंकिंग, एक चिंतन वाली सोच रखें, केयरफुल, बहुत सावधानी पूर्वक हम थिंकिंग करें। क्या थिंकिंग करके डिटेल्ड एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं वो डिटेल्ड यानी कि विस्तृत होने चाहिए और अच्छी तरह से डिफाइंड होने चाहिए। फॉर द लेसन्स, जो भी हम पाठ करिकुलम है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित होने चाहिए और डिटेल होने चाहिए। विल डू मोर देन ऑनेस्ट देन ऑलमोस्ट डू एनीथिंग एल्स। तो ये जो शिक्षण के उद्देश्य हम निर्धारित करेंगे कुछ चीज़ पढ़ाने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो यही कवर कर जाता है कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं। टू इम्प्रूव अ टीचर्स वर्क, अगर हम कोई शिक्षक है उसका वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड मेक इट इफ़ेक्टिव, और उसे हमें इफ़ेक्टिव भी बनाना चाहते हैं। द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स इंग्लिश टीचिंग आर। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और दो जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज़ लिटरेरी डेवलपमेंट। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है यानी कि बालकों में भाषा का विकास किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा लिटरेचर का यानी कि साहित्य का विकास हो। जो भाषा का विकास है ये कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब किसी चीज़ को समझना और उस कंपोजिशन बनाना उसके अकॉर्डिंग। और लिटरेरी डेवलपमेंट है ये साहित्य से संदर्भित है, यानी कि अगर आप देखें तो ऊपर वाला एस्पेक्ट आपको दिखेगा ये ग्रामर रिलेटेड है और सेकंड वाला लिटरेचर से रिलेटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर छोटे लेवल पे। जो जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं कि जो जूनियर लेवल के बच्चे हैं उनके जो टीचर्स हैं वो अपना वर्क इफ़ेक्टिव बनाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो उद्देश्यों का निर्धारण करें। तो छोटे बच्चों के लिए उद्देश्य का क्या निर्धारण हो सकता है कि वो भाषा को समझने लग जाएं और उसका प्रयोग करने लग जाएं, भाषा का विकास उसमें हो और वो लिटरेचर में रुचि लेने लगे। तो आपको देखा होगा छोटे बच्चों को पोएम्स बहुत सारे सिखाई जाती हैं,
जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली उनके जो बुक होता है, उनका करिकुलम होता है, उसमें बहुत सारी पोएम्स डाली जाती हैं, राइम्स डाली जाती है, उनको याद करवाया जाता है। और आजकल तो डिजिटल के माध्यम से, यानी कि जो क्लास में स्मार्ट क्लासेस लगती हैं उनके माध्यम से भी खूब सारी कविताएं उनको याद करवाई जाती हैं। फिर है, अगर आप प्रमुख उद्देश्य देखें, ऑब्जेक्टिव्स एट जूनियर लेवल, कि जूनियर लेवल के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो एट जूनियर लेवल द चीफ एम ऑफ इंग्लिश इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम छोटे बच्चों के लिए देखें तो जो उनको सिखाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भाषा का विकास उनमें हो सके। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट इंग्लिश शुड बी टॉट नॉट एज अ लिटरेचर बट एज अ लैंग्वेज एज पॉइंटेड आउट बाय। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि जो जूनियर लेवल पे हम सिखाएं बच्चों को, ये भाषा जो होती है ये एक भाषा के तरीके से होना चाहिए, ना कि कोई लैंग्वेज के लिटरेचर के तरीके से। और पॉइंट आउट किया गया है इसको पी गरी के द्वारा, आवर चीफ कंसर्न शुड नॉट बी अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ग्रोथ ऑफ वोकेबुलरी, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, बट विद लैंग्वेज एबिलिटीज़। तो छोटे बच्चों में हम क्या चाहते हैं कि भाषा का विकास होता रहे, उनको ग्रामर सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको नेचुरल तरीके से उस भाषा के साथ ग्रेस्प करवाने की कोशिश की जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। द वर्ड्स of Thomson and Yard explain the first rationale of this objective। तो जो वर्ड्स थे थॉमसन के और व्याट के, इन्होंने फर्स्ट रेशनल ऑब्जेक्टिव दिया था, इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव ये दिया था, टू एम एट लिटरेचर इज़ टू मिस द वे टू लैंग्वेज। कि जो प्रारंभिक हमारा उद्देश्य होता है, ये प्रारंभिक जो उद्देश्य है ये भाषा को भाषा के पथ पर जाना है, भाषा को सीखना है। और एम एट लैंग्वेज इज़ टू पेव द वे टू लिटरेचर, और ये एक रास्ता बना देता है, एक वे देता है भाषा के पथ पे जाने का। अब भाषा के पथ पे जाने का जो रास्ता है वो कौन देता है? लिटरेचर देता है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही प्यारे डेफिनेशन दिए। टू एम एट लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर को ध्यान रखें, टू मिस द वे टू लैंग्वेज, तो हम भाषा के जो रास्ता है उसको मिस कर जाते हैं। एम एट लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखें, इट इज़ अ पेव द वे, तो ये रास्ता प्रोवाइड करवाता है लिटरेचर की तरफ जाने का। क्योंकि अगर हम लिटरेचर पहले सीखेंगे तो आपने जनरली देखा होगा लिटरेचर में जो सब्जेक्ट वर्ब और इनके बीच में जो एग्रीमेंट है, तो वो राइम स्कीम बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो इसका सेंटेंस का वर्ड पैटर्न का ऑर्डर होता है, इसको तोड़ दिया जाता है या अलग तरीके से प्रिटेंड कर दिया जाता है। जो वर्ड उसमें ज़्यादा सिमिलरली आ सकता है उसको डालने की कोशिश की जाती है। तो वो भाषा को नहीं देखता, वो लिटरेचर को देखता है। लेकिन अगर आपको भाषा आती है तो आप लिटरेचर के पथ पे आराम से जा सकते हो, उसको आराम से समझ सकते हो। लेकिन अगर शुरुआत लिटरेचर से करी तो आप भाषा को समझने में सक्षम नहीं होंगे। पी गरी ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन दी है इस बात की। पी गरी ने नहीं, थॉमसन एंड यार्ड ने बहुत प्यारी डेफिनेशन दी है। द सेकेंड रेशनल इज दैट द स्टूडेंट्स स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज फ्रॉम वेरी लेवल। शुरू से ही जो बालक हैं उनको इन भाषा का जो प्रयोग है वो सिखाना शुरू करना चाहिए। शुरू से ही उनको उस भाषा से संदर्भित, यानी आज जैसे स्कूल्स में नई शिक्षा नीति आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि जो द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में भाषाएं हैं वो 4th क्लास से डाली जाएं, हिंदी भाषा में ही हो। लेकिन अगर आप बालक को कोई भी भाषा सिखाना चाहते हो तो ये मानना है शिक्षाविदों का भी और मेरा भी कि जो भाषा भी आप बच्चे को आगे जाके सिखाना चाहते हो वो उसको शुरू से सिखाओ। शुरू से सिखाओगे तो वो उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से LSRW के माध्यम से सीख पाएगा। अगर आपने लेटर लाइफ में सिखाना चाहा बालकों को तो उनको ज़्यादा दिक्कत आती है, उन पे एक इम्पैक्ट होता है। जो इबारत कोरे कागज़ पे एक बार लिखी जाती है उसको मिटा के दूसरी इबारत वहाँ पे लिखते हैं तो वो इतनी साफ सुथरी नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि जो पूर्व का ज्ञान है वो आगे सीखने वाले ज्ञान पे कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ देता है, तो ये ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। इसलिए जो भी भाषा आपको सिखानी है वो आप बालक को शुरू से सिखाओ, ये इन्होंने माना था।
The second rationale is that student start learning this language from the very level. स्टार्टिंग से उनको सिखाया जाए. So first they should have a firm grip over the language. इसी वजह से क्या होगा, इन जो बालक हैं उनके उस भाषा पे पकड़ बन जाएगी. At this stage language development is not only the chief objective but also the only objective. और इस समय जो बालक को हम भाषा सिखाना चाहते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि भाषा का विकास हो, बल्कि एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए कि बालकों में भाषा का विकास हो. यानी कि जूनियर जो लेवल है, छोटे बच्चों का जो लेवल, उसमें एक ही उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए कि बालकों में किसी भी तरीके से उस भाषा की समझ को विकसित कर सके. ये एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, ताकि जो बालक के दिमाग में वो जो भाषा की छवि बनती है वो शुरू से बनी रहे, उसको ढंग से ग्रेस्प कर सके, ढंग से ऑब्जर्व कर सके, उसकी पकड़ उस पर बनाए रखे, और उसके साथ ही वो उन शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर ही वो आगे बढ़ सके. क्योंकि लेटर लाइफ में अगर आप भाषा को डालने की कोशिश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और इसके आधार पर ही ये चीज़ निर्धारित की गई थी. अब वर्तमान शिक्षा नीति में क्या चेंजेस होते हैं? अगर वर्तमान शिक्षा नीति की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आप इच्छा से चला सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही देनी होगी. तो बहुत टिपिकल होता है बालकों को एक भाषा से दूसरी भाषा में लेकर आना और उनको समझाना. अगर बालक अंग्रेजी मीडियम का है और उससे कह दिया जाए नहीं तो हिंदी में पढ़, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा. फिर बाद में आप उनसे कहते हैं आप अब अंग्रेजी में पढ़िए, तो बार बार स्विच करने से अच्छा है कि दोनों भाषाएँ समानांतर रूप से चलाई जाएँ और बालक उनमें अध्ययन प्राप्त करता रहे. तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिया टीचिंग ऑफ इंग्लिश का और ऑब्जेक्टिव्स देखे कि जूनियर लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और किन किन जो शिक्षाविद हैं उन्होंने किस किस तरह की परिभाषाएं दी थी, और बालकों में क्या क्या ज़रूरी है कि इंग्लिश ऑफ टीचिंग करवाते हैं हम इंग्लिश की टीचिंग, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना और लिटरेरी डेवलपमेंट करना. इन दो में सभी तरह का डेवलपमेंट शामिल हो जाता है. जूनियर लेवल पे क्या होना चाहिए? जूनियर लेवल पर लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो पहले होना चाहिए. लिटरेरी डेवलपमेंट इसके बाद की बात है. धीरे धीरे बालकों में हम लिटरेचर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन उनको प्रोज और पोइट्री दोनों को एक साथ डालना चाहिए. हम देखते हैं छोटे बच्चों की बहुत सारी पोएम्स आती हैं, तो लिटरेरी डेवलपमेंट में ज़रूरी नहीं है बस वो एक लिटरेचर चलता है बालक को उसकी तरफ अग्रसर करना. ये सिर्फ जो लिटरेचर है जिसमें पोइट्री है ये होती ही एन्जॉयमेंट के लिए बालकों के, तो इन दोनों का ही सिमिलरली उनको ज्ञान देना चाहिए. और सबसे मेन बात है कि जब हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट एस्पेक्ट ही लिसनिंग है. बालक जब तक उस भाषा को सुनेगा नहीं तब तक वो बोलेगा भी नहीं, और सुनेगा कब? जब वो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा. इंटरेस्टिंग कब लगेगा? जब उसका विजुअल इम्पैक्ट और ऑडियो विजुअल दोनों ही इफेक्ट उसको देखने को मिलता है. तो ये राइम्स में बहुत ज़्यादा होती हैं. बच्चों को खूब सारी कविताएं याद हो जाती हैं, उनको उनका मतलब पता होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते लेकिन वो जानते ज़रूर हैं. तो यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जूनियर लेवल के, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव्स एट सीनियर लेवल, कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भाषा शिक्षण के क्या प्रमुख उद्देश्य होते हैं. हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाकी के जो आगे के मुद्दे हैं उस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हों तो आप मुझे पूछ सकते हैं. वैसे जो भाषा सीखने के उद्देश्य हैं वो जनरली तो हम एक ही मानते हैं कि भाषा विचारों का आदान प्रदान करना, पर अगर हम विस्तारित रूप में देखें तो ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, साधारण उद्देश्य क्या हैं. इस तरीके से आपको आपके लेसन प्लान में देखने को मिलेगा कि भाषा सीखने के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, साधारण उद्देश्य क्या होते हैं और सामान्य उद्देश्य क्या हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग तरीके से आपके सामने आएंगी. और जो जूनियर लेवल है उनके उद्देश्य कम होते हैं. उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उनके अंदर भाषा का विकास करना है, भाषा को समझ जाएं, समझने के बाद अपने विचारों का प्रकटीकरण कर सके, यानी कि उनकी भाषा पे पकड़ बन जाए. ये जूनियर लेवल का प्रमुख उद्देश्य है. जबकि सीनियर लेवल में थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स बढ़ जाते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा. आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।